जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो अब क्लासों को मिस मत कीजिएगा। सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आपकी परीक्षा में आपको हूबहू सवाल देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अरुणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, बिहार, गोवा। आपने दोस्तों एसएससी का पेपर देखा होगा, हर शिफ्ट के अंदर जनगणना से सवाल आपसे पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का था? तो आपको ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? बिहार का। यहां पर दोस्तों अधिकतम आपको याद रखना है, सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन में दोस्तों नई दिल्ली देके रखा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है? अगर आपसे यूटी पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। ये तीनों सवालों को आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? बिहार, केरल, सिक्किम, मिजोरम। दोस्तों आपको याद होगा 2011 की जनगणना में एकमात्र राज्य था जिसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। कौन सा राज्य है? ये दोस्तों नागालैंड है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं देके रखा हुआ है, इसको आप एक ऑप्शन में नागालैंड लिख लेंगे। कौन सा? नागालैंड। इसको आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षाओं को लेकर। बिहार दोस्तों, इससे आपको क्या याद रखना है? सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों कहाँ की थी? बिहार की। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की थी? केरल की। और दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जब सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन है? सवाल को सही से पढ़िएगा, यहाँ पर विजेता नहीं, आपसे उप विजेता टीम पूछी गई है। भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 इसकी उप विजेता टीम कौन सी थी? इंग्लैंड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसको विजेता कौन था? भारत इसका विजेता था। और इसका उपविजेता कौन था? इंग्लैंड। यानी कि भारत ने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आपको याद होगा अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप, अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2022 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो आपको याद होगा इसका आयोजन अपने भारत देश में हुआ था। कहाँ पर? अपने भारत देश में हुआ था। और कौन जीता था? स्पेन जीता था। कौन? स्पेन। और दोस्तों किसको हराया था स्पेन ने? तो आपको याद होगा कोलंबिया को स्पेन ने हरा दिया था। और इसका शुभंकर क्या था? ईवा इसका शुभंकर था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे बनाया गया? दोस्तों बेन स्टोक को बनाया गया, बाबर आजम को बनाया गया, सुमन गिल को बनाया गया, सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। दोस्तों आपको याद होगा आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको बनाया गया था? बाबर आजम। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया था आईसीसी मेंस टेस्ट, कौन सा दोस्तों? टेस्ट वाला। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना था? बेन स्टोक। लेकिन वनडे वाला हमसे पूछा गया तो आपका जवाब क्या होगा? बाबर आजम।
और दोस्तों आईसीसी 360 डिग्री ये किसे कहते हैं? सूर्य कुमार यादव। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सौराष्ट्र। इस सवाल को मैं कई बार आपको नोट करा चुका हूं, लिख कर रखिएगा, आपकी परीक्षा में 100% आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। संतोष ट्रॉफी 2023 इसका विजेता कौन बना था? ये दोस्तों कर्नाटक बना है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे संतोष ट्रॉफी 2022 पूछता, संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन बना? केरल। किसको हराया था? पश्चिम बंगाल को। लेकिन 2023 में दोस्तों विजेता कौन बना है? कर्नाटक। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। अब आपको याद रखना है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। इतनी बातें आपको नोट करनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत के वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आर वेंकट रमणी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऋतुराज अवस्थी, केवी यादव। नहीं तो केवी शाहजी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। केवी शाहजी कर लीजिएगा यहाँ पर, केवी शाहजी। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको याद रखना है ऋतुराज अवस्थी। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन से हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष? अगर आपसे सवाल में पूछा था भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। कौन थे? मैकाले। अगर आपसे सवाल में पूछा जाता कि आज़ाद भारत के, अगर दोस्तों केवल भारत पूछे तो आपका जवाब देना है मैकाले। अगर आपसे सवाल पूछा जाता कि आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो आपको याद रखना है एम शीतलवाड़। एम शीतलवाड़। ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आर वेंकट रमणी, ये दोस्तों कौन है? वर्तमान समय भारत के अटॉर्नी जनरल। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी, यानी कि महान्यायवादी। और इनका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोस्तों कौन है? वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। केवी शाहजी कौन है? ये दोस्तों आपको याद होगा नाबार्ड। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केवी शाहजी। और कमेंट करके बताएं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। पूरी तारीख आपको कमेंट करके बतानी है। कई बार सवाल को मैं नोट करा चुका हूं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सॉरी दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, सॉरी दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया है उड़ीसा, दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो आपको यहां से 2 से 3 बातें आपको नोट करनी है। मोपिन फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। वुइयां और बांचो, ये सब नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश है। और दोस्तों डोनी पोलो एयरपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य, 10 राज्य। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस सवाल को मैं कई बार आपको नोट करा चुका हूं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 4 फरवरी, 23 जनवरी, 16 सितंबर। दोस्तों आपको याद होगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ये 4 फरवरी को मनाते हैं। और दोस्तों कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर के अध्ययन को। दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कैंसर किससे होता है? जीवाणु से या विषाणु से या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। कैंसर किसके कारण होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या इनमें से किसी से भी नहीं? जल्दी से आपको कमेंट कर इसका जवाब देना है। बात करते हैं 14 सितंबर। 14 सितंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? जल्दी से आपको कमेंट कर यह भी बताना है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस।
आपको याद होगा दोस्तों, पराक्रम दिवस सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 16 सितंबर क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस है। तो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि कैंसर किसके कारण होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ना ये जीवाणु के कारण होता है, ना ये विषाणु के कारण होता है, और ना ही बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपसे सवाल पूछा 14 सितंबर इसको क्या मनाते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि मानव अंगों की तस्करी पर रोक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 23(1), आर्टिकल 21। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इससे संबंधित आर्टिकल दोस्तों कौन सा है? आर्टिकल नंबर 23(1). आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अनुच्छेद नंबर 14, इसमें दोस्तों क्या है? विधि के समक्ष समानता यानी कि समता का अधिकार किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद नंबर 14 है। अनुच्छेद 19(1)(a), इसमें क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंदर है? यानी कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ये सब किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 19(1)(a). अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका अधिकार दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 21। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 51(a). ये चारों आर्टिकल आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका पृथक्करण कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 50। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। पोषण संबंधी अधिकार, कौन सा? पोषण संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 47। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51। अगर आपसे पूछ लिया जाए 51(a), मौलिक कर्तव्य, आपको याद होगा मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51(a). आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, जिसका भी कोई सा भी एग्जाम है भविष्य में 100% आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर सवाल बनाए गए, आपको हूबहू सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32, 124, 129, 37 है। तो मैंने ये सवाल फिर से दोस्तों कई बार रिपीट किया है, आज मैंने फिर से इस सवाल को लिया है क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में आपसे 100% पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 124 है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनका कितना कार्यकाल होगा, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, ये सब बातें कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 124 है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 129। अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 129 है। आर्टिकल नंबर 32, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 32 के तहत करता है। बात करते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल को लेकर। हमारा अगला सवाल है हाई कोर्ट को लेकर। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 213, आर्टिकल 215, आर्टिकल 217, आर्टिकल 226 है। दोस्तों आपको बता दें हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 215 है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय कौन सा है? आर्टिकल नंबर 215 है। और हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 214 है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिट जारी करेगा। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद 226 के तहत करेगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आपसे एक चीज़ मिस हो गई, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछ लिया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि एक दूसरे लोग दोस्तों शपथ दिलाते हैं। इतनी बातें आपको नोट करनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, लाहौर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ये चारों डेटें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। करो या मरो का नारा ये कौन से आंदोलन में दिया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है भारत छोड़ो आंदोलन। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर, उनकी व्याख्या को लेकर। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 7 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और इस समय वायसराय कौन थे दोस्तों? तो आपको याद होगा लिन लिथ गो, लिन लिथ गो। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपको नंबर देके जाएंगे सारी सवाल। लाहौर अधिवेशन कब का? 1929 का है। और इसी के अंतर्गत आपको याद होगा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 8 अप्रैल 1929। इसमें क्या हुआ था? सरदार भगत सिंह और उनके साथ दोस्तों बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने असेंबली पर बम फेंका था। ये सवाल आपके एमटीएस में पूछा गया है। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं हरिपुरा अधिवेशन, यह कब का है? 1938। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? स्वामी विवेकानंद। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे आपकी परीक्षा को लेकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना 1930 का है, 1930 का है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों माफ कीजिएगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने थी? सुभाष चंद्र बोस। माफ कीजिएगा, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हर बच्चे को याद रहती है, लेकिन सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। 13 दिसंबर 1946 इसको क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों कब पारित हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना 13 दिसंबर 1946 है। और उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों संविधान सभा के द्वारा लागू कब किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है ये 22 जनवरी 1947। इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रथम बौद्ध संगति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में यहाँ से इस स्लाइड से सवाल बनेगा 100%। राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। दोस्तों पहली वाली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ये चारों आपको लाइन से याद रखने हैं। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन कश्मीर। अब किसके समय हुई थी? पहली वाली अजात शत्रु, अजात शत्रु के समय हुई थी। दूसरी वाली दोस्तों कालाशोक। तीसरी वाली अशोक के समय हुई थी। चौथी वाली कनिष्क के समय हुई थी, कनिष्क। ये इतनी बातें मैंने आपको नोट कराई हैं, ये सब बातें आपको नोट करनी है। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह। किसके समय में? अजात शत्रु के। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। किसके समय में? कालाशोक के समय में। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। किसके समय में? अशोक के समय में। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन। किसके समय में? कनिष्क के समय में। अगर आपसे पूछ लेता है महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दोस्तों कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। पहला उपदेश दोस्तों कहाँ दिया था सर्वप्रथम? तो आपको याद होगा सारनाथ में। और दोस्तों इस घटना क्या कहते हैं? अभिधम्म चक्र कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। और महात्मा बुद्ध इनके दोस्तों मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कथक का संबंध निम्नलिखित में से कहां से है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत है। तो बहुत ही सस्ता और अच्छा सवाल है। उत्तर भारत इसका राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों केरल से दोस्तों क्या क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। श्रीमद शंकर देव का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो मैंने कई बार आपको नोट कराया है, इनका संबंध है सत्रिया से। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सत्रिया दोस्तों कहाँ का क्लासिकल नृत्य है? तो आपको याद होगा असम का। कहाँ का है?
असम का है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको और नोट कराता हूँ, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए उड़ीसी से, आपको क्या लगेगा? केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र, इनका संबंध किससे है? उड़ीसी नृत्य से। कुचिपुड़ी, आपको दोस्तों याद होगा राधा रेड्डी, राधा रेड्डी। इसके अलावा दोस्तों दो नाम आपको मैंने कई बार नोट कराए हैं और बोलकर बताया भी है, उन दोनों का संबंध भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणाली साराभाई। इन दोनों का संबंध भरतनाट्यम से भी और कुचिपुड़ी से भी है। और कथक से दोस्तों कौन संबंधित है? आपको याद होगा बिरजू महाराज और सितारा देवी। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मैंने अभी आपको बताया भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। मोहिनी अट्टम, इससे संबंधित हो कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, इनका संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना मोहिनी अट्टम। और दोस्तों इनसे एक नाम दोस्तों और आपको याद रखना है, मैंने आपको शायद नोट भी कराया हुआ है, इनका भी हाल ही में उनका निधन हुआ है। जल्दी से उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। उनका भी हाल ही में निधन हुआ है और वो मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। पंडित बिरजू महाराज तथा सितारा देवी का संबंध किससे है? मैंने अभी आपको बता दिया, ये इनका संबंध है कथक से। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों मोहिनी अट्टम की दोस्तों कौन है? कनक रेले। कौन है? कनक रेले, कनक रेले, इनका संबंध किससे? मोहिनी अट्टम। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ सवाल थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साबित हो सकते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।